अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के बायोलॉजी एग्ज़ाम के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका पेपर 60 टू 70% कवर हो सकता है। सबसे पहले है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ऑब्जर्वेशन के, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड्स में। बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ होते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करने के लिए। तो उसका सबसे पहला स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड की या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकग्निशन करना, और फिर उस पर मज़ीद फर्दर ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं जो कि या तो क्वालिटेटिव होती हैं। क्वालिटेटिव में मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के बारे में बात की जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कलर, टेक्सचर, शेप, जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो होती हैं जब हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हाइट क्या है किसी चीज़ की, टेम्परेचर क्या है, ड्यूरेशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कैंसर हो रहा है, तो अगर हम देखते हैं कि कैंसर क्यों हो रहा है, तो उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये होंगे कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ये होंगे कि सिम्टम्स की ड्यूरेशन क्या है और सिम्टम्स किस इंटरवल से अपीयर हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगी। फिर हाइपोथेसिस बनाया जाता है उस ऑब्जर्वेशन की बेस पर। उस हाइपोथेसिस को फिर आगे डिड्यूस किया जाता है फर्दर, जो कि हाइपोथेसिस को फर्दर मॉडिफाई करता है। फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है अपनी हाइपोथेसिस को उसकी वेरिफिकेशन चेक करने के लिए, और फिर मज़ीद कंक्लूजन बनाया जाता है कि आया वो हाइपोथेसिस ट्रू था कि फॉल्स था। और अगर फॉल्स होता है तो एक नया हाइपोथेसिस उसकी जगह उसको रिप्लेस कर देता है, और ये इस तरह से पूरा बायोलॉजिकल मेथड काम करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इन लिस्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर किसी दो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंपैरिजन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एटम और मॉलिक्यूल का क्या कंपैरिजन है। एटम जैसे आपको पता है कि एक सिंगल एंटिटी, बेसिक एंटिटी होता है जिससे मिलकर आगे फर्दर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। या फिर वो सेल और टिश्यू का भी कंपैरिजन पूछ सकते हैं, क्योंकि सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, और टिश्यू मुख्तलिफ सेल्स आपस में जब मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, और एक तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस तरह से आगे इसके फर्दर स्टेजेस हैं कि ऑर्गन आगे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बनाती है। पॉपुलेशन एक नंबर, एक डिफाइंड स्पीशी का एक डिफाइंड एरिया में एक नंबर जो होता है वो पॉपुलेशन होती है उनकी। और फिर जब मुख्तलिफ स्पीशीज़ किसी एरिया में मिलकर रह रही होती हैं तो वो कम्युनिटी बनाती है, और इनको अगर हम इनके इन्वायरमेंट के हिसाब से स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो वो इकोसिस्टम बनाता है। और फिर इकोसिस्टम, जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं तो वो पूरी जो लाइफ है अर्थ पर उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जैसे जैसे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होते हैं, लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होता जाता है। तो इस क्वेश्चन में मोस्टली कंपैरिजन पूछा जा सकता है मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर इन को एनलिस्ट करने को कहा जा सकता है कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप एनलिस्ट करें। तो इस क्वेश्चन में आप इस तरह से चार्ट बनाकर इनको एनलिस्ट कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो टेक्सोनॉमी से रिलेटेड आ सकता है, और किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आ सकता है। टेक्सोनॉमी बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का काम अदा करती है, और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स या क्लासिफिकेशन, वे ऑफ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। एक टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो कि ओल्ड सिस्टम था, और इसमें प्लांट्स और एनिमल्स को ही सिर्फ रखा गया था, और फिर बाद में उसको फर्दर मॉडिफाई किया था विटिकर ने, जिसने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया हैं। अब इन इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे या तो फिर एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, या फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के तहत जो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हुई है उन किंगडम को इनलिस्ट करें, या फिर इन किंगडम का आपस में कंपैरिजन या इनकी करैक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा सकते हैं। मोनेरा बेसिकली जो लिविंग माइक्रोब्स होते हैं उनको डील कर रहा होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो जिनका न्यूक्लियस नहीं होता।
प्रोटिस्ट को बेसिकली ट्रैश किंगडम कहा जाता है, कि जो एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो किसी और किंगडम में फिट नहीं हो रहे होते, तो उनको प्रोटिस्ट में कैटेगराइज किया गया है. नेक्स्ट इज फंजाई विच इज करेक्टराइज बाय इट्स काइटिन सेल वॉल. इनकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है. ये इनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये यूक्रियोट होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. प्लांट्स जो हैं इनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं. और एनिमल्स जो होते हैं ये दे लैक सेल वॉल, और इनकी सेल वॉल जो है वो इनकी सेल वॉल नहीं होती, और इनकी यूक्रियोटिक इनकी नेचर होती है, और दे आर हिट्रोट्रॉफ्स. तो इस तरह के मुख्तलिफ इनके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, और उनका कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है. फिर आगे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो पूछा जाता रहा है बार बार, वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है, कि जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि नेचर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी, तो ये इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी होती है. ये फूड चेन को बैलेंस कर रही होती है, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग को मेंटेन कर रही होती है, हमारे क्लाइमेट को बैलेंस इसने रखा हुआ है. इसकी इंसानों के लिए भी बहुत सारी ज़रूरत है, कि ये इन द सेंस के फूड प्रोवाइड करती है ह्यूमंस को. उसके अलावा ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन द बायोडाइवर्सिटी फॉर इट्स एनर्जी रिसोर्सेज एज वेल. उसके अलावा इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस भी है बायोडाइवर्सिटी की, इन द सेंस के मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में बायोडाइवर्सिटी का बहुत अहम किरदार है. और ह्यूमंस बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन और हंटिंग की वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो रही है. इसलिए कंजर्वेशन मेथड्स अडॉप्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके. फिर आगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी जा सकती है वो सेल ऑर्गेनल्स से रिलेटेड है. सेल ऑर्गेनल्स को ये जो मैंने लिस्ट किए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. वो ये हैं कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल के बारे में क्वेश्चन आए तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, प्लांट्स में, फंजाई में और प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है. और फिर आप इसकी कंपोजिशन भी लिख सकते हैं कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में इसकी क्या कंपोजिशन है. फॉर एग्जांपल किंगडम मोनेरा में ये पेप्टिडो ग्लाइकिन से बनी होती है, प्लांट्स में सेलुलोज से, और इसके अलावा फंजाई में काइटिन से. फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर पूछा जाए तो इसमें आप इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स लिख सकते हैं कि एनिमल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, लिपिड बायलेयर होता है. फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास्ट पेपर में पूछे गए हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं जो कि न्यूक्लियस से एक्सटेंड होकर सेल मेम्ब्रेन तक जाती हैं. और इसकी दो टाइप्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि राइबोसोम्स की प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियस है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रेन माना जाता है सेल का. और न्यूक्लियस की भी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहा जाता है, और इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं. उसके अलावा न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. तो ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं इन ऑर्गेनल्स के बारे में. फिर गोल्जी अपरेटस के बारे में पूछा जा सकता है. गोल्जी अपरेटस बेसिकली फ्लैटेंड सैक्स होते हैं जिनको सिस्टर्ने कहा जाता है. और यहाँ पर मुख्तलिफ जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी मैच्योरेशन और पैकेजिंग होती है, और इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स, गोल्जी वेजिकल्स वो सक्रीट हो जाते हैं. फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है. इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है जिसकी फर्दर कॉन्वोल्यूशंस हुई होती हैं, और उसको क्रिस्टी कहा जाता है. फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म है जो कि लिक्विड पोर्शन होता है सेल का, जहाँ पर सारी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं. सो इन सारे ऑर्गेनल्स को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनके फंक्शन क्या हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइटोसिस और मियोसिस. माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन के इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं. और माइटोसिस बेसिकली सोमैटिक सेल में जो डिवीजन हो रही होती है उसको डिस्क्राइब करता है कि हमारे पास जो रिजल्टिंग डॉटर सेल्स होती हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है जैसा कि पेरेंट में क्रोमोसोम्स होते हैं. तो ये सोमैटिक सेल्स में डिवीजन होती है.
माइटोसिस और मियोसिस दोनों के जो 4 इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो हैं कि प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। फिर जो मियोसिस है बेसिकली वो गैमीट्स में होती है, और यहाँ पर जो रिजल्टिंग डॉटर सेल्स होती हैं वो 4 होती हैं इंस्टेड ऑफ 2, जो कि इन केस ऑफ माइटोसिस होता है। और इन 4 डॉटर सेल्स में जो जीनोम होता है वो हाफ हो जाता है, मींस के क्रोमोसोम्स हाफ 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 रिसीव होते हैं डॉटर सेल्स में। सो मियोसिस 2 फेजेस में होती है। मियोसिस 1 जिसमें सेग्रीगेशन हो जाती है और क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर। और मियोसिस 2 जो होता है वो एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह ही होता है, जहाँ पर सिंपली जो हैप्लॉइड सेल है वो 2 फर्दर हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अगर आपसे ये इसका कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है माइटोसिस मियोसिस का, या फिर माइटोसिस की सिग्निफिकेंस पूछी जा सकती है, या इनका मेथड पूछा जा सकता है, तो उसमें आप ये डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ओरल कैविटी के बारे में पूछा जा सकता है कि ओरल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट होती है, जो हमारे पास लाइवरी अमाइलेज है उसका क्या रोल होता है, या फिर हमसे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पूरा ऑर्गन्स हैं उनको इनलिस्ट करने का कहा जा सकता है, तो उनको आपने इस ऑर्डर में इनलिस्ट करना होगा। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्टमक है। स्टमक के ऊपर काफ़ी सवाल पूछे जाते रहे हैं, स्टमक के फंक्शन के ऊपर और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। बेसिकली स्टमक में मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह की डाइजेशन हो रही होती है, और इसमें आपने HCl का और उसके अलावा स्टमक के pH का फूड डाइजेशन में रोल बताना है, और इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है कि एक कार्डियक स्फिंक्टर होता है, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, और एसोफेगस को वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है, और इसके फंक्शन वगैरह आपने एक्सप्लेन करने हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने बताना है कि किस तरह से डूडेनम में डूडेनम में केमिकल डाइजेशन किस तरह से होती है, डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं। जिजनम का बताना है, इलियम का बताना है। लार्ज इंटेस्टाइन पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि उसका क्या फंक्शन है। मोस्टली वाटर एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है। फिर मेटाबॉलिज्म के बारे में पूछा जा सकता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली जो डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं बॉडी में, डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, उनका सम जो है वो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म इधर कैटाबॉलिज्म होती है या फिर एनाबॉलिज्म। इसकी 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल होती है, जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड एक प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म का। और एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल से एक लार्ज मॉलिक्यूल पैदा होता है या बनता है। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का डिफरेंस पूछा जा सकता है, या इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में। फिर बायो एनर्जेटिक्स है। बायो एनर्जेटिक्स जो है वो जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं लाइक फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में जिनका रोल होता है वो स्टडी किए जाते हैं। तो इसमें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन जो है वो 2 अहम प्रोसेसेस हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है और प्लांट्स में होती है, जिसमें ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाता है, जबकि रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और फूड जो है वो ब्रेक डाउन होती है और ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस में। रिस्पायरेशन एरोबिक भी होती है और एनएरोबिक भी होती है। इन केस ऑफ एनएरोबिक रिस्पायरेशन इट इज़ कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। फिर एट लास्ट हम डिस्कस करते हैं कि एट लास्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ह्यूमन हार्ट पे है। तो हार्ट का स्ट्रक्चर जो है और उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन उसमें हो रही होती है वो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर में इसके 2 आर्ट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को आपने याद कर लेना है कि किस तरह से अयोटा की प्लेसमेंट कहाँ पर है, वीना कैवा की प्लेसमेंट कहाँ पर है, और वीना कैवा की टाइप्स कितनी हैं। उसके अलावा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से गुजर रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी वेंस कैरी करती हैं या कौन सी कैपिलरीज कैरी करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी है। पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेन है जो कि हार्ट को कवर करती है। उसके अलावा हार्ट के वाल्व्स को याद करना है आपने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिहाज से।
सो आपने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर लेने हैं और डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डायग्राम्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं साइंस के एग्ज़ाम में। और आपको उम्मीद है कि ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। आप इसको शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।